हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सिविल पे। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरसीसी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको आरसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों, ये अपना फर्स्ट टॉपिक प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? ये एक तरीके का जस्ट एक मिक्सचर होता है सैंड, ग्रेवल, सीमेंट एंड वाटर, सॉलिड मास। सिंपल एक मिक्सचर होता है, ये कंक्रीट बनता है इन सबको मिला के। ग्रेवल इसके अंदर हमारा एग्रीगेट होता है, जैसे हम रोडी बोलते हैं। सैंड इसमें हमारा बदरपुर हो गया, सीमेंट आपको पता ही है, वाटर हो गया। इसको मिला के एक सॉलिड मास बना लेते हैं हम, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं और उसको बोला जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ब्रिटल इन नेचर होता है, कंप्रेशन जोन में स्ट्रांग होता है, टेंशन जोन में वीक होता है। कंप्रेशन जोन होता है हमारा, जैसे हमने एक बीम बनाया, बीम का जो अपर पार्ट होगा उसको हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम टेंशन जोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रांग होता है कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में वीक होता है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 से 15%। ठीक है दोस्तों। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं आरसीसी, जिसे हम बोलते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये क्या होता है? ये भी एक तरीके का कंक्रीट ही बनता है सैंड, ग्रेवल, सीमेंट और वाटर के मिक्सचर से। इसमें हम रिइंफोर्समेंट इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब ये रिइंफोर्समेंट क्या होता है? ये होता है हमारा आयरन बार्स, जिसे हम सरिया बोलते हैं। जब हम सरिया डाल देते हैं, कंक्रीट का मिक्सचर बना के हमने कोई मेंबर बनाया, जैसे बीम बनाया, कॉलम बनाया, स्लैब बनाया, उसमें सरिया अगर हम डाल देंगे तो वो हमारा रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो टेंशन लोड लेने में अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमने रिइंफोर्समेंट की हुई है, यानी कि जो सरिया डाला है उसकी वजह से वो जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना है वो टेंशन लोड लेने में भी सक्षम है, बढ़िया है। जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में इसमें दिया हुआ है स्टील बार्स एम्बेडेड इन टेंशन जोन्स एज वेल एज इन कंप्रेशन जोन। जो स्टील बार्स हमने डाली हुई हैं उसे हम टेंशन जोन में भी डाल सकते हैं और कंप्रेशन जोन में भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इसमें दिया हुआ इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने कंक्रीट बनाया, उसके हम क्यूब्स बना लेते हैं नॉर्मली। तो क्यूब्स बनाते हैं, उसमें हम टेस्टिंग करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, तो उसमें कुछ रीडिंग्स निकल के आती है। तो जैसे हमने जैसे भी आप सबको पता ही होगा, डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं। मान लीजिए M10 का हमने ग्रेड का अपना बना लिया, उसकी एक स्ट्रेंथ होगी और वो स्ट्रेंथ के जो रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट आएंगे। अगर वो रिजल्ट 5% से फॉल कर जाते हैं, 5% से अगर ज़्यादा फॉल कर जाते हैं, तो वो कंक्रीट का जो ग्रेड होगा वो बेकार होगा, वो यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है, अगर 5% से ज़्यादा फॉल नहीं करते हैं तो जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी। अब नीचे आते हैं हम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पे। कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है M7.5। ये M7.5 एक तरीके से डिनोट करने का तरीका है ग्रेड ऑफ कंक्रीट को। इसमें क्या होता है? इसमें मिक्स होता है 1:4:8। 1 यहाँ पे हमारा सीमेंट होता है, 4 हमारा सैंड होता है और 8 हमारा एग्रीगेट होता है। सेम ऐसे ही M10 है, M15 है, M20 है, ऐसे ही इनकी रेशियोज दी हुई है। M10 की 1:3:6 है, M15 की 1:2:4 है और M20 की 1:1.5:3 है। यहाँ पे सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह है, 1 सीमेंट है, 3 सैंड है, 6 एग्रीगेट है। ठीक है दोस्तों, यार यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि यहाँ पे हमने जो ऊपर जो ग्रेड्स पढ़ी हैं उसमें M हमारा मिक्स ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? इसमें जो हमने ऊपर पढ़े थे सैंड, ग्रेवल और सीमेंट और वाटर, उसके मिक्स को डिनोट करता है M।
और 7.5 हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिनोट करता है, जिसे हम FCK भी बोलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है वो मेजर होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब हम अपने 4th पॉइंट की तरफ, जो कि है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जिसे हम FM से भी डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हमने किसी एक ग्रेड का कंक्रीट तैयार कर लिया, जैसे M10 का कंक्रीट हमने तैयार कर लिया, उसके बाद हमने टेस्ट किया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, फिर स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया जो रीडिंग्स हमारे पास आई। तो रीडिंग्स के हिसाब से जब हमने ग्राफ बनाया तो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, जिसमें इसलिए पॉइंट में मैंने आपको बताया था 5% जो फॉल होता है उसको हमने यहाँ डिनोट किया है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, ये डिनोट कर दिया। यहाँ पे FM कैसे आएगा? FM ऐसे आएगा कि जो मीन वैल्यू जो निकलेगी उसकी, जो हमने रीडिंग्स ली हमने फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ को लेके, उसकी जो मीन वैल्यू निकलेगी वो मीन वैल्यू जो होगी वो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ को बताएगी, और उसको हम 1.65 सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई जाती है। बाकी ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि मीन ऑफ द कर्व इज नोन एज अ मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, but we consider characteristic strength of concrete its strength, which is the strength below which 5% of the specimen fails in compression test। सेम चीज़ है कि 5% से अगर कम फॉल होता है तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, और उसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मानते हैं। ठीक है, जैसे कि पीछे पढ़ा था M10 है, तो जो 10 होगा वो उसकी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो उसकी M10 की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैथमेटिकल टर्म जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन काफ़ी बड़ी होती है, तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा FM इक्वल्स टू FCK प्लस 1.5 सिग्मा, जो कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर 50% फॉल होता है, यानी कि 5% फॉल है FCK, 50% फॉल यानी कि अगर यहाँ तक आ जाता है, 50% फॉल हो जाता है, टेस्ट फेल हो गया एक तरीके से, तो FM हमारा इक्वल्स टू FCK हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ रिएक्शन और एन इम्पैक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी अकर्ड आफ्टर अप्लाइंग द लोड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन होता है वह एक तरीके से स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन में एरिया। यहाँ ये लोड वो लोड है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, और एरिया ये वो एरिया है जितने एरिया पे वो लोड पड़ रहा है, चाहे वो सर्कुलर एरिया हो, चाहे पॉलीगोनल पे हो, चाहे स्क्वायर पे हो, क्यूबॉइड हो, रेक्टेंगुलर हो, तो ये वो एरिया आएगा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग द लोड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड डाला गया तो उसकी लेंथ में जो चेंज आया, चाहे वो कम हुई हो चाहे वो बड़ी हो, उस चेंज लेंथ जो हुई है लेंथ किसके रेस्पेक्ट में? उसके ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लोड पड़ रहा है तो पहले क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा या स्ट्रेन डेवलप होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में बताएं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लोड पड़ रहा है तो स्ट्रेस पहले डेवलप होगा या स्ट्रेन पहले डेवलप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
इसमें बताया गया एन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ इट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द स्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। सिंपल है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लोड पड़ा, उस पर दोनों चीज़ें डेवलप होंगी, स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी, तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हम निकालेंगे और एक कर्व डेवलप होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म निकल के आती है जिसे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन इलास्टिक मॉडुलस इज अ क्वांटिटी दैट मेजर एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू बीइंग डिफॉर्म्ड इलास्टिकली व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। ये भी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 के हिसाब से जो दिया गया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 5000 √FC_K। यहाँ पे FC_K हमारा सेम है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल दी गई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं। ओके।